हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हर्षे चेज के प्रयोग के बारे में। ठीक है, तो हर्षे और चेज का प्रयोग। हर्षे और चेज का प्रयोग। हर्षे और चेज के प्रयोग के पहले एक प्रयोग किया था मैक्लॉयड और मैककार्टी ने। ठीक है, मैक्लॉयड और मैककार्टी ने यह सिद्ध कर दिया था कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, लेकिन वैज्ञानिकों ने नहीं माना। ठीक है, फिर इसके बाद जो हर्षे और चेज ने अपना प्रयोग किया, ठीक है, उस प्रयोग के बाद सभी वैज्ञानिकों ने मान लिया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, आज हम इसी एक्सपेरिमेंट को देखेंगे जो कि 1952 ईस्वी प्रयोग को किया गया। इस प्रयोग में सिर्फ यही सर्च कर रहे थे, यही वैज्ञानिक ढूंढ रहे थे कि जो जेनेटिक मटेरियल है, कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, प्रोटीन है। इस प्रयोग से पहले सभी वैज्ञानिक लोग ये मान रहे थे प्रोटीन है वही जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोटीन को मान रहे थे। लेकिन इस प्रयोग के बाद वैज्ञानिकों ने माना कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, ना कि प्रोटीन। ठीक है, इसी प्रयोग को आज हम बेहतरीन तरीके से समझेंगे। चलिए चले आगे आगे बढ़े। बताइए, मैं आपको टोटल एनसीईआरटी पढ़ाता हूं। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से, और आप किसी भी बोर्ड के हैं, आपके बोर्ड में एनसीईआरटी बुक चलती है। ठीक है, बोर्ड में एनसीईआरटी से पढ़ने का ये फायदा है कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी बेस आते हैं, और आपका जो नीट एग्जाम का पेपर है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलें। तो आज हम जो प्रयोग पढ़ने वाले हैं वो है अपना हर्षे और चेज का प्रयोग। हर्षे चेज एक्सपेरिमेंट। हर्षे चेज एक्सपेरिमेंट कब किया? 1952 में। दो वैज्ञानिक थे, उनका नाम लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए। अल्फ्रेड हर्षे और मार्था चेज नामक वैज्ञानिक ने 1952 ईस्वी में क्या किया? 1952 ईस्वी में आनुवांशिक के संबंध में, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल आनुवांशिक पदार्थ के संबंध में अपना प्रयोग किया और यह सिद्ध किया कि डीएनए ही यानी कि डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक शर्करा ही आनुवांशिक पदार्थ होती है। इसमें इन्होंने दो चीजों को लिया। पहला इन्होंने लिया एक बैक्टीरियोफेज। पहला इन्होंने क्या लिया? लिया बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफाज लिया, और दूसरा इन्होंने लिया बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया इन्होंने जो लिया उसका नाम था ई कोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई। ठीक है, जो बैक्टीरियोफाज था वो है एक वायरस। ठीक है, बैक्टीरियोफाज इज नॉट अ बैक्टीरिया, इट इज अ वायरस। ठीक है, बैक्टीरियोफाज उसका नाम है। बैक्टीरियोफाज एक वायरस है जो बैक्टीरिया को क्या करता है? खा जाता है। क्या करता है? बैक्टीरिया को खा जाता है। बैक्टीरियाफाज का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। ये देखिए, 11th में हमने आपको पढ़ाया, 11th में चैप्टर 2 है, ठीक है, जीव जगत का वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, है ना, उसमें है बैक्टीरियोफाज के बारे में। और ये जो बैक्टीरिया लिया ये था ई कोलाई का बैक्टीरिया। ये सच में जीवाणु है। ठीक है, ये क्या है? ये विषाणु है, वायरस है। और ये क्या है? ये है जीवाणु। बैक्टीरियोफाज ई कोलाई जो है वो एक रॉड शेप बैक्टीरिया होता है। कैसा होता है? रॉड शेप बैक्टीरिया होता है। और जब जो बैक्टीरियोफाज है, बैक्टीरियोफाज जब ई कोलाई के अंदर जाता है तो इसको क्या करता है? खा जाता है। इसको इसको इस बैक्टीरिया को खा जाता है, तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो मिक्स हो जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो ध्यान देने वाली है, इस बैक्टीरियोफाज की संरचना के जो ऊपर ये जो ब्लैक कलर है ये एक प्रोटीन कोट होता है। ठीक है, ये क्या होता है?
प्रोटीन कोट होता है और इसके अंदर इस बैक्टीरियोफाज का भरा होता है जेनेटिक मटेरियल। क्या भरा होता है? जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इसके अंदर क्या भरा है? इसके अंदर है जेनेटिक मटेरियल, इसके अंदर है प्रोटीन कोट। अब देखिए एक चीज और, प्रोटीन में पाया जाता है सल्फर। क्या पाया गया? प्रोटीन में पाया गया सल्फर। ठीक है, सल्फर। और इस जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए, इस डीएनए में पाया गया फास्फोरस। ठीक है, अब समझने वाली बात है कि प्रोटीन में सिर्फ सल्फर ही पाया जा रहा है। ठीक है, सल्फर, सल्फर होता है, नॉर्मल सल्फर होता है S16 और परमाणु भार जो होता है वो 32 होता है। ठीक है, और जो फास्फोरस होता है वो 15 और 30 होता है। फास्फोरस क्या होता है? 15, और परमाणु भार जो होता है वो 30 होता है। ये मैं नॉर्मल फास्फोरस की बात कर रहा हूं। इस बैक्टीरियोफेज में हम सिद्ध कर रहे थे कि ये जो प्रोटीन का कोट है, प्रोटीन का कोट ही आगे जा करके आपका जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है कि डीएनए, हमको कुछ नहीं पता था। हम सिद्ध कर रहे थे तो हमने देखा, मार्था चेज ने देखा कि इसके प्रोटीन के पास सल्फर पाया गया और डीएनए में सल्फर कहीं भी नहीं है। अगर इसके प्रोटीन के सल्फर को हम रेडियो एक्टिव बना दें, क्या बना दें? रेडियो एक्टिव कर दें, ये हो जाएगा S35। ठीक है, रेडियो एक्टिव करने से क्या होगा? सल्फर चमकेगा और हम इसे आसानी से पहचान लेंगे। ठीक है, इन्होंने क्या किया? सल्फर को बना दिया रेडियो एक्टिव सल्फर। ठीक है, रेडियो एक्टिव सल्फर जब बनाया तो इधर एक बैक्टीरियोफेज इन्होंने तैयार किया, जिसका क्या किया? जिसके प्रोटीन कोट को, समझना, जिसके प्रोटीन कोट को रेडियो एक्टिव बना दिया। ये देखो, सल्फर को क्या किया? सल्फर को रेडियो एक्टिव बना दिया। ठीक है, प्रोटीन इसका क्या है? प्रोटीन कोट क्या है? प्रोटीन कोट इसका रेडियोधर्मी है, यानी कि रेडियो एक्टिव है। लेकिन इसका जो डीएनए है, डीएनए कैसा है? डीएनए नॉर्मल है। डीएनए भाई नॉर्मल होगा कि नहीं होगा, बताइए। अब इसमें इन्होंने क्या किया? सल्फर, फास्फोरस 15 है, ऊपर 30 है, तो इन्होंने क्या किया? इसके डीएनए को रेडियो एक्टिव बना दिया। प्रोटीन कोड को छोड़ दिया, प्रोटीन कोड को कुछ नहीं टच किया, और जो इसका डीएनए था, ठीक है, उसके डीएनए को एक में क्या किया इन्होंने? रेडियो एक्टिव बना दिया। ठीक है, डीएनए को क्या किया? रेडियो एक्टिव बना दिया। ध्यान से समझना, अब समझने वाली बात है। रेडियो एक्टिव बना दिया, जब रेडियो एक्टिव बनाया मतलब इसके डीएनए को चमका दिया। P35, ठीक है, P32, सॉरी 35 नहीं हो, रेडियो एक्टिव बनाया, का परमाणु भार हो गया फास्फोरस 32। ठीक है, परमाणु क्रमांक 15। ये हुआ ए नंबर, ये हुआ बी नंबर। अब देखो इसमें क्या है? इसमें प्रोटीन नॉर्मल है, इसमें प्रोटीन कोट जो है वो नॉर्मल है ना? इसमें डीएनए नॉर्मल है। अब इस इस्चेरिचिया कोलाई के अंदर हम भेजेंगे और अगर देखेंगे कि चमकता हुआ प्रोटीन हमको इसके अंदर बैक्टीरिया, ये बैक्टीरियोफेज ग्रो करेगा, वायरस, वायरस जब ग्रो करेगा, इस वायरस के अंदर हमको देखने को मिला अगर कि चमकता हुआ प्रोटीन देखने को मिला, प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव देखने को मिला, यानी कि सल्फर 35 देखने को मिला, तो हम बता देंगे कि प्रोटीन ही आनुवांशिक पदार्थ है। और अगर इस बैक्टीरिया के अंदर जो भी बैक्टीरिया ग्रो करके निकले वायरस के द्वारा, अगर उनके अंदर फास्फोरस, रेडियो एक्टिव फास्फोरस देखने को मिला, तो हम बता देंगे कि भैया डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है, वही आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य कर रहा है। डन? यहां तक समझ में आया? बताइए, यहां तक समझ में आया सभी को? आगे चले, हम आगे चले, चलो। यहां तक समझे? अब हम लोगों ने क्या किया? अब एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, देखो एक एक्सपेरिमेंट क्या किया, ये एक तरफ हमने रखा है ई कोलाई बैक्टीरिया, ये है दूसरी तरफ ई कोलाई।
एक तरफ हमने ये वाले नॉर्मल डीएनए को रखा, ठीक है, क्या रखा, नॉर्मल डीएनए को रखा। जब हमने नॉर्मल डीएनए को रखा, ये ई कोलाई बैक्टीरिया है, ठीक है, और इस ई कोलाई बैक्टीरिया को क्या किया, ये वाला जो बी वाला है, जिसका प्रोटीन कोट को हमने रेडियो एक्टिव किया, वो डाला, क्या डाला, रेडियो एक्टिव प्रोटीन वाला क्या किया, बैक्टीरियोफेज को चिपकाया, इसमें संक्रमित करवाया, इन्फेक्शन करवाया। जब इसमें हमने इन्फेक्शन करवा दिया का प्रोटीन कोट वाले का, ठीक है, और इसमें जो बैक्टीरियोफेज को हमने लगाया, में हमने डाला, क्या डाला, रेडियो एक्टिव। ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। रेडियो एक्टिव किसको डाला, रेडियो एक्टिव डीएनए को डाला। तो डीएनए रेडियो एक्टिव है, प्रोटीन कोट नॉर्मल है, इसका जेनेटिक मटेरियल है। क्या हुआ, पहली कंडीशन सब हम देख लेते। पहली कंडीशंस में हमें क्या देखने में, प्रोटीन रेडियो एक्टिव था, क्या था, जिसमें रेडियो एक्टिव क्या था, प्रोटीन था। प्रोटीन में क्या था, प्रोटीन में है आपका सल्फर, क्या था, सल्फर, सल्फर S15 और 35, ठीक है। सल्फर क्या है, सल्फर S15, 15 नहीं होता है ना, S16 और 35, क्यों, कौन सा सल्फर था, रेडियो एक्टिव सल्फर था। अब हमको देखने को क्या मिला, अब ध्यान से देखना, बस क्या था, ये हमारा रेडियो एक्टिव डीएनए था। हमने डीएनए को रेडियो एक्टिव किया था, और इस डीएनए में क्या पाया गया, फॉस्फोरस, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। इसमें क्या, इसमें रेडियो एक्टिव सल्फर है। जब इसका इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन के दूसरे बाद होता है ब्लेंडिंग, ठीक है। इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन के बाद इसको ब्लेंड किया गया। ब्लेंड करने से क्या होता है, ये जो ऊपर बैक्टीरियोफेज चिपका हुआ है, ये बैक्टीरियोफेज हट जाएगा। हमने जेनेटिक मटेरियल को इसके अंदर डाल दिया, ये ब्लेंड करके क्या हो गया, हट गया, ठीक है। ब्लेंड करने पे हट गया। जब ये हट गया तो इसको सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूज करना जानते हैं ना, जो लोग लैब में रहते हैं, लैब में जो सैंपल जाता है, उस सैंपल को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। ब्लड का सैंपल कलेक्ट होके जाता है, उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, मतलब उसको एक मशीन में डाल देते, चला देते, मशीन घूमती रहती तेजी से, वैसे घूमती रहती है, सेंट्रीफ्यूज होता है। सेंट्रीफ्यूज होने से होता क्या है, गाढ़ा पदार्थ होता है वो नीचे बैठ जाता है, हल्का पदार्थ ऊपर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ, कि जो बैक्टीरिया है, ठीक है, वो भारी होता है, भारी है तो नीचे बैठ जाएगा, और जो आपका वायरस है वो हल्का होता है। वायरस अगर हल्का है तो वायरस ऊपर आ जाएगा, बैक्टीरिया नीचे बैठ जाएगा। टेस्ट ट्यूब में इन्होंने देखा, क्या देखा, पहली टेस्ट ट्यूब में इन्होंने देखा, यहाँ पर नीचे इनको क्या देखने को मिला, कि इनको ई कोलाई बैक्टीरिया देखने को मिला, है ना। ऊपर क्या देखने को मिला, यहाँ पे ऊपर इनको देखने को मिला बैक्टीरियो ऊपर बैक्टीरियोफाज देखने को मिला। जब ऊपर इन्होंने बैक्टीरियोफाज को देखा, यहाँ पर जो रेडियो एक्टिविटी देखने को मिली इनको, उनको बैक्टीरियोफाज में रेडियो एक्टिव प्रोटीन देखने को मिला, रेडियो एक्टिव सल्फर उनको बैक्टीरियोफाज में देखने को मिला, ना कि इकोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरियोफाज में इनको क्या देखने को मिला, बैक्टीरियोफाज में रेडियो एक्टिव सल्फर देखने को। अब भैया बैक्टीरियोफाज में तो रेडियो एक्टिव सल्फर था ही, लेकिन ई कोलाई में नॉन रेडियो एक्टिविटी देखने, नॉन रेडियो एक्टिव, नो रेडियो एक्टिव सल्फर, नो रेडियो एक्टिव सल्फर, रेडियो एक्टिव सल्फर इस ई कोलाई बैक्टीरिया पे नहीं देखने को मिली।
अगर इस बैक्टीरिया पे रेडियो एक्टिव सल्फर थोड़ा सा भी देखने को मिल जाता तो हम बोल देते कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है। ठीक है, इसलिए हम इसमें एक लाइन ऐड कर सकते हैं, वो लाइन है कि प्रोटीन का स्थानांतरण ई कोलाई बैक्टीरिया में नहीं हुआ। क्या लिख सकते हैं? प्रोटीन का स्थानांतरण बैक्टीरिया में नहीं हुआ। ठीक है, पहला लाइन हमने देख लिया, ये था एक्सपेरिमेंट नंबर 1। इस एक्सपेरिमेंट से साफ ये जाहिर हो गया कि जो प्रोटीन है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट से साफ जाहिर हो गया कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ठीक है, अब इसको लिखिए, मैं साइड हटता। अब इसके बाद क्या था दूसरा प्रयोग? प्रयोग में फिर यही चीजें होती। पहला होता है इन्फेक्शन कॉज करवाते हैं, ब्लेंडिंग होता है, दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूज। इन्फेक्शन कॉज करवाते हैं तो इसका जेनेटिक मटेरियल आपस में मिल जाता है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, कैसा होता है? स्थानांतरित हो जाता है। डन, सही है। चलें आगे, आगे देखें। आप देखो, इसको लिखिए जल्दी से, तो इधर कुछ टॉपिक में मिटा देता हूं। रेडियो एक्टिव, बस। चलिए, अब हमने दूसरी तरफ क्या लिया, ध्यान से इस चीज को अब देखिएगा, अब यही समझने वाली बात है। ठीक है, दूसरी तरफ हमने लिया वेट अ मिनट भी नहीं, वो सेकंडों में गया। रेडियो एक्टिव डीएनए लिया, यानी कि फास्फोरस को लिया। कैसा? रेडियो एक्टिव। फास्फोरस चमक रहा था। ठीक है, जब इसका जेनेटिक मटेरियल इससे मिला, इसका जेनेटिक मटेरियल में क्या था? फास्फोरस था, चमक रहा था। जब इसका क्या हुआ? इन्फेक्शन कॉज हुआ। क्या हुआ? इन्फेक्शन हुआ, मिला, फिर इसके बाद इसका ब्लेंडिंग किया, तो ब्लेंडिंग करने के बाद जो ऊपर वाला कोट है वो अलग हो गया। ऊपर वाला कोट क्या हुआ? अलग हो गया। ये देखिए टेस्ट ट्यूब है, ये क्या बैठ गया? नीचे आपका है ई कोलाई। ई कोलाई, और ई कोलाई में अब हमको देखने को क्या? ये देखो हल्का सा रेड कलर का रेडियो एक्टिविटी देखने को, और ऊपर था हमारा बैक्टीरियोफेज। ऊपर क्या है? ऊपर है बैक्टीरियोफेज। इस बैक्टीरियोफेज में ध्यान से समझना, इस बैक्टीरियोफेज में कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमको नहीं दिखा। ठीक है, इस बैक्टीरियोफेज में नो रेडियो एक्टिविटी, कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं देखने को मिली। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी को नहीं मिली। प्रोटीन इनका नॉर्मल दिखा। कैसा दिखा? प्रोटीन नॉर्मल दिखा। अब हमने डीएनए में रेडियो एक्टिव डाला था ना, डीएनए को रेडियो एक्टिव किया था, उसके फास्फोरस को क्या किया था? फास्फोरस को रेडियो एक्टिव बनाया था ना। तो ई कोलाई बैक्टीरिया में क्या देखने को मिला? ई कोलाई बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी देखने को, रेडियो एक्टिविटी देखने को। ठीक है, जब ई कोलाई बैक्टीरिया में, है ना, यानी कि इस वायरस और इस बैक्टीरिया से जो नए बैक्टीरिया हमको ई कोलाई के बने हैं, ये देखो, ठीक है, इन बैक्टीरिया का जो डीएनए है, बैक्टीरिया के डीएनए में हमको रेडियो एक्टिविटी देखने को मिली। ठीक है, और जब इनके डीएनए में हमको रेडियो एक्टिविटी देखने को मिली, ठीक है, तब हमने बोला कि इसमें रेडियो एक्टिव सल्फर प्रेजेंट है। क्या है? इसमें रेडियो एक्टिविटी तभी दिखेगी, कब? जब इसमें रेडियो एक्टिव सल्फर प्रेजेंट होगा। क्या होगा? रेडियो एक्टिव सल्फर प्रेजेंट होगा, और इसमें रेडियो एक्टिव सल्फर प्रेजेंट है, यह सिद्ध कर दिया इन्होंने, डीएनए ही रेडियो एक्टिव पदार्थ है। सॉरी, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, डीएनए था तभी तो ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर यहां पे देखने को मिला। प्रोटीन यदि हम मानते हैं जेनेटिक मटेरियल था, तो प्रोटीन को देखने को मिलता ना ई कोलाई में। ई कोलाई में दिखा ही नहीं। ठीक है, ई कोलाई का जब डीएनए देखा गया तो नॉर्मल डीएनए था, उस
डीएनए में कोई रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिली, लेकिन यहाँ पर हमको रेडियो एक्टिविटी देखने, ठीक है। इसी प्रयोग के साथ ग्रिफिथ ने सिद्ध कर दिया कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक है। ये देखिए ये बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये इसका डीएनए है, तो ऊपर वाला हेड होता है, नेक होता है, कॉलर होता है, सीथ होता है और टेल होता है, ठीक है। और नीट में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ हेड के बाद क्या आता है, नेक, नेक के बाद क्या आता है, कॉलर, है ना, कॉलर के बाद क्या आता है, सीथ, और सीथ के बाद क्या आता है, टेल, है ना। ऐसे मैच करने के लिए क्वेश्चन दे देता है, कहां पर, नीट में। 11th का ही चैप्टर है ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो वहां से क्वेश्चन आपको दे देता है, चिपका देता है, ठीक है। इसके बाद देखो, ध्यान से देखना अब इस चीज, ये है हमारे पास बैक्टीरियोफेज, ठीक है। ये ऊपर है, यूनिट, यहाँ पे ये क्या है, सल्फर वाला बैक्टीरियो, कैसा है, सल्फर बैक्टीरियोफेज है, यानी कि इसके प्रोटीन को हमने क्या किया था, रेडियो एक्टिव किया था। जब हमने इसका रेडियो एक्टिव किया तो ये अलग हो गया, देखिए ये अलग हो गया, रेडियो एक्टिव क्या था, रेड कलर का दिख रहा है ना, ये देखो रेडियो एक्टिव अलग हो गया। जेनेटिक मटेरियल देखो, दोनों में नॉर्मल दिख रहा है, ये नॉर्मल, ये रेडियो एक्टिव रेड कलर का अलग देखने को। रेडियो एक्टिव हमको कहां पर देखने को मिला, ये है हमारा बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज में हमें रेडियो एक्टिविटी देखने को मिली पहले नंबर पे। लेकिन जो ई कोलाई यहाँ पे जो बैक्टीरिया है, क्या है, ई कोलाई, यहाँ पर कोई रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिली, ठीक है। यानी कि आफ्टर कॉन्ट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन, आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन नो सल्फर इन सेल, ई कोलाई सेल के अंदर सल्फर देखने को नहीं मिला, सल्फर हमने रेडियो एक्टिव किया था, ठीक है। अगर ई कोलाई के अंदर थोड़ा सा भी देखने को मिलता तो हम बता देते कि प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सेकंड वाले में क्या हुआ, फॉस्फोरस लेबल्ड डीएनए, इसके अंदर फॉस्फोरस को हमने क्या किया, रेडियो एक्टिव किया और डीएनए में डाला, तो जेनेटिक मटेरियल जब अंदर गया, इस सेल से क्या हुआ, इन्फेक्शन कॉज हुआ, ब्लेंडिंग हुआ, ऊपर हट गया, और जेनेटिक मटेरियल जब इससे मिला, क्या हुआ, जो नई सेल्स बनी, ठीक है, आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन फॉस्फोरस इन सेल, फॉस्फोरस क्या हुआ, उस कोशिका के अंदर दिखाई दी, और जब फॉस्फोरस उस कोशिका के अंदर दिखाई दी तो हमने बताया कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है, ना कि आरएनए, ठीक है। तो यही प्रयोग हर्शे और चेज, अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज ने सिद्ध कर दिया और बता दिया कि अनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही होता है, ना कि आरएनए। मुझे उम्मीद है आपको सारे डाउट क्लियर हुए होंगे, आपके मन में जितने भी थे, और यदि फिर भी नहीं क्लियर हुए हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर के हमारे और भी वीडियोस है उनको जाकर के देख लीजिएगा, इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।